हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आगरा के रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम वीरू है। तो चलिए अब यह कहानी वीरू के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले बस मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको बहुत मजा और डर का एहसास होने वाला है। अगर आप वीडियो में कमेंट करके ये बताना कि आप किस जगह से कहानी सुन रहे हो और आपका नाम क्या है, इसके बाद अगली वीडियो में आपका नाम जरूर लूंगा। कमेंट करना ना भूले। और आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें। ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम वीरू है और मैं आगरा का रहने वाला हूं। आगरा का प्रचंड गर्मी से लहकता हुआ दिन ढलने लगा था। सूरज लालिमा लिए धीरे धीरे ताजमहल के पीछे खो रहा था, मानो मुमताज की याद में रो रहा हो। इसी वक्त रिक्शे वालों की गली में रहने वाले वीरू अपनी पीली ऑटो को धो रहा था। पिछले कुछ दिनों से उसकी कमाई कम हो गई थी। पर्यटकों की आमद कम होने के साथ ही उसकी किस्मत भी पतली हो रही थी। अचानक एक काली साड़ी पहनी हुई औरत उसके पास आ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर घूंघट था जिससे उसकी एक झलक भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसकी आवाज सूखी पत्तों के सरसराहट जैसी थी। मुझे ताजमहल के पास छोड़ दो, औरत ने कहा। वीरू ने औरत को ऊपर से नीचे देखा। इस वक्त सैलानियों का कोई आना जाना नहीं था। ऊपर से यह औरत अजीब सी लग रही थी। अब इतनी देर में ताज तो बंद हो चुका होगा, वीरू ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम बस मुझे वहीं ले चलो, औरत ने सख्त लहजे में कहा। वीरू को उसकी आवाज में एक अजीब सी कठोरता लगी। फिर भी उसने पैसे का लालच जीत लिया और उसे बिठा लिया। रास्ते में औरत एकदम खामोश रही। वीरू को लगा मानो उसके आसपास हवा ही ठहर सी गई हो। ताजमहल के पास पहुंचते ही औरत ने उसे रुकने का इशारा किया। चारों तरफ सन्नाटा था, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। इतना होगा काफी, औरत ने कहा, एक 100 रुपये का नोट निकालते हुए। वीरू ने पैसे लिए और थोड़ा डर के साथ पूछा, आप अकेले रात को ताज के पास क्या करेंगी? औरत ने मुड़कर उसे देखा। घूंघट के पीछे से उसकी आंखें चमकी, मानो रात के अंधेरे में जलते हुए कोयले हों। उस एक नजर में ही वीरू को ऐसा लगा जैसे उसकी रूह कांप गई हो। यह मेरा काम है, औरत ने फुसफुसाते हुए कहा और फिर ताजमहल के परिसर में खो गई। वीरू वहीं खड़ा रहा। उसके बदन में खौफ समा गया था। वह औरत कौन थी? रात को ताज के पास उसका क्या काम था? सवालों का जवाब न पाकर वह घबराया हुआ वहां से निकल गया। अगले दिन पूरे आगरा शहर में खबर फैल गई। ताजमहल के पास एक औरत की लाश मिली थी। उसका पूरा बदन खरोंचा हुआ था और आंखें बाहर निकली हुई थी। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। वीरू को उस रात की औरत याद आई। क्या वह वही औरत थी? उसे यकीन नहीं हो रहा था, पर उसके दिल में एक खौफ समा गया था। कुछ दिन बाद वीरू को फिर से एक अजीब सा अनुभव हुआ। एक बूढ़ी औरत आई और उसे सुनसान कब्रिस्तान के पास चलने को कहा। वीरू ने मना कर दिया, पर औरत ने उसे रुपयों का लालच दिया। मजबूर होकर वह उसे कब्रिस्तान ले गया। कब्रिस्तान के बीचों बीच पहुंचकर औरत ने उसे रुकने का इशारा किया। उसने एक कब्र की तरफ इशारा किया और कहा, कुछ फूल यहीं रख देना। वीरू को लगा यह कोई तांत्रिक क्रिया है। वह डर गया, पर मना करने की हिम्मत नहीं हुई। वीरू ने डरते हुए फूल रख दिए और पलटकर भागने लगा। उसे लगा मानो पीछे से कोई उसे देख रहा है। भागते हुए उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। घर पहुंचकर उसे बुखार चढ़ गया। कई दिनों तक वह बीमार रहा। ज्वर में उसे अजीब अजीब सपने आते। सपनों में वही औरतें आती, कभी ताजमहल के पास खड़ी होकर उसे बुलाती तो कभी कब्रिस्तान में नाचती। एक रात उसे एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि एक काली कोठरी में वह बंधा हुआ है। उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी है जिसके हाथों में खंजरी और कपाल था। औरत मंत्र पढ़ रही थी और हवा में अजीब सी आकृतियां बन रही थीं। वीरू चीख उठा। उसकी आंखें खुल गईं। वह पसीने से लथपथ था। कमरे में अंधेरा था। उसने जल्दी से दिया जलाया। तभी उसकी नजर अचानक एक मिट्टी के बर्तन पर पड़ी जो कोने में रखा हुआ था। बर्तन में कुछ काला पदार्थ भरा हुआ था और उसके ऊपर उल्टा तंत्र का एक यंत्र रखा हुआ था।
वीरू को समझ नहीं आया कि यह यहाँ कैसे आया। उसे लगा शायद बीमारी के दौरान किसी ने तांत्रिक क्रिया की है। सुबह होते ही वह एक तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने बर्तन को देखते ही उसका मुंह सख्त हो गया। यह अभिशाप है, तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा। तुमने किसी डायन को नाराज कर दिया है। वीरू घबरा गया। उसने तांत्रिक को सारी बात बताई। तांत्रिक ने बताया कि आगरा में रहने वाली एक डायन है जो तांत्रिक विद्या में पारंगत है। लोग उसे काली मैया कहते हैं। वह तुम्हें मारना चाहती है, तांत्रिक ने कहा। पर मैं तुम्हें बचा सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक मंत्र का जाप करना होगा और कुछ खास चीजों की पूजा करनी होगी। वीरू ने तांत्रिक की बात मान ली। वह हर रात मंत्र का जाप करने लगा। पूजा पाठ में उसका सारा पैसा खर्च हो गया, पर उसे अपनी जान प्यारी थी। कुछ दिनों बाद उसे फिर से एक सपना आया। सपने में काली मैया खड़ी थी, पर इस बार वह गुस्से में नहीं थी। उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान थी। तुम बच नहीं सकते, काली मैया ने कहा। मैं तुम्हें मार ही डालूंगी। वीरू चीख उठा और उठ बैठा। वह पूरी तरह से डर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगले दिन रिक्शे वालों की गली में खलबली मच गई। एक आदमी मरा हुआ पाया गया। वह आदमी वीरू का पड़ोसी था और रिक्शा चलाता था। उसकी मौत का कारण पता नहीं चला। वीरू को लगा मानो काली मैया ने उसके पड़ोसी को मार डाला है। अब उसकी बारी थी। वह पूरी तरह से टूट चुका था। उसी रात उसे फिर से एक सपना आया, पर इस बार सपना अलग था। सपने में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसके चेहरे पर दया भाव था। तुम काली मैया को हरा सकते हो, औरत ने कहा, पर इसके लिए तुम्हें ताजमहल के नीचे छिपे हुए एक खजाने को ढूंढना होगा। उस खजाने में एक हीरा है जो काली मैया की शक्ति का स्रोत है। वीरू चौंक कर उठा। यह सपना कैसा था? क्या सच में ताजमहल के नीचे कोई खजाना छिपा है? वह उलझन में पड़ गया। एक तरफ उसे डर था, दूसरी तरफ सपने में मिली औरत की बात भी सच लग रही थी। सुबह होते ही वह तांत्रिक के पास गया और उसे रात का सपना सुनाया। तांत्रिक ने भी बताया कि कई सालों पहले सुना था कि ताजमहल के निर्माण के दौरान शाहजहां ने एक हीरे को दफनाया था जो अलौकिक शक्तियों से युक्त था। पर ताजमहल में खुदाई करना गैर कानूनी है, तांत्रिक ने चेतावनी दी। वीरू जानता था कि तांत्रिक सही कह रहा है, पर अपनी जान बचाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। उसने तांत्रिक से सलाह ली कि वह कैसे खजाने तक पहुंच सकता है। तांत्रिक ने उसे कुछ पुराने नक्शे दिखाए जो ताजमहल के गुप्त कमरों को दर्शाते थे। उसने बताया कि खजाना शायद इन्हीं कमरों में से किसी एक में छिपा होगा। वीरू ने फैसला किया कि वह रात को ताजमहल में घुसेगा और खजाने को ढूंढने की कोशिश करेगा। रात होते ही वह ताजमहल के पीछे पहुंचा। वहां एक टूटी हुई दीवार थी जिसके बारे में उसे किसी से सुना था। चोरी छिपे वह दीवार को पार कर ताजमहल के अंदर घुस गया। अंदर का वातावरण सिहरन पैदा करने वाला था। हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ उसकी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। नक्शों के सहारे वह गुप्त कमरों की तरफ गया। रास्ते में उसे कई पुरानी चीजें मिली जिनसे अजीब सी गंध आ रही थी। कुछ देर बाद वह एक बड़े से कमरे में पहुंचा। कमरे के बीचों बीच एक संगमरमर का ताबूत रखा हुआ था। वीरू को लगा शायद यही वह जगह है जहां खजाना छिपा होगा। वह ताबूत के पास गया और उसे धीरे धीरे खोलने लगा। ताबूत के अंदर एक कंकाल लेटा हुआ था जिसके हाथों में एक छोटा सा डिब्बा था। वीरू ने कांपते हाथों से डिब्बा खोला। डिब्बे में एक चमकता हुआ हीरा रखा हुआ था। हीरे से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। वीरू ने हीरे को अपनी जेब में रख लिया और जल्दी से ताजमहल से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसे लगा मानो उसका दम घुट रहा है। वह भागता हुआ रिक्शे वालों की गली में पहुंचा। घर पहुंचते ही वह बेहोश हो गया। सुबह उठकर उसने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने हीरे को देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुमने इसे सचमुच ढूंढ लिया, तांत्रिक ने अवाक होकर कहा। अब तुम काली मैया को हरा सकते हो। तांत्रिक ने बताया कि इस हीरे की मदद से वह एक शक्तिशाली यंत्र बना सकता है जो काली मैया की शक्तियों को नष्ट कर देगा। कुछ ही दिनों में तांत्रिक ने यंत्र बनाकर पूरा कर लिया। उस रात वीरू ने तांत्रिक के साथ मिलकर काली मैया के ठिकाने पर जाने का फैसला किया। काली मैया का ठिकाना आगरा के बाहरी इलाके में एक जंगल के बीच स्थित एक सुनसान मकान था। वीरू और तांत्रिक चुपके से मकान के पास पहुंचे।
अंदर से काली मैया की अजीब सी मंत्रोच्चार की आवाज आ रही थी। तांत्रिक ने वीरू को थोड़ा पीछे रहने को कहा और खुद आगे बढ़ा। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिससे पूरे मकान में कंपन होने लगा। अंदर से काली मैया चीखी और बाहर निकल आई। काली मैया भयानक रूप में खड़ी थी। उसके हाथों में खंजरी और कपाला था, आंखें लाल थीं और चेहरा विकृत हो रहा था। वीरू घबरा गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तांत्रिक को इशारा किया और अपनी जेब से हीरा निकाल लिया। हीरे की रोशनी से पूरा वातावरण जगमगा उठा। काली मैया चीख उठी। हीरे की रोशनी उसे असहनीय लग रही थी। तांत्रिक ने इसी मौके का फायदा उठाया और उसने अपने हाथ में लिए यंत्र को काली मैया की तरफ फेंक दिया। यंत्र काली मैया से टकराया और एक तेज धमाके के साथ फट गया। धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी। धुएं के बीच से जब वीरू और तांत्रिक ने देखा तो काली मैया गायब हो चुकी थी। उसकी जगह पर सिर्फ राख का ढेर पड़ा हुआ था। वीरू और तांत्रिक दोनों राहत की सांस ली। आखिरकार उन्होंने काली मैया को हरा दिया था। कुछ दिनों बाद आगरा में सब कुछ सामान्य हो गया। लोगों को अब रात में अजीब सी आवाजें नहीं सुनाई देती थीं और न ही कोई लाशें मिलती थीं। वीरू फिर से रिक्शा चलाने लगा, पर अब वह ताजमहल के पास जाने से कतराता था। हीरे को तांत्रिक ने किसी गुप्त स्थान पर रख दिया था। उसने वीरू को बताया कि इस हीरे की शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वीरू ने अपनी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव किया था। उसने कसम खाई कि वह कभी भी किसी अजनबी की बातों में नहीं आएगा और न ही लालच में पड़कर गलत काम करेगा। दोस्तों, यही थी आज की कहानी। इसके बाद दोस्तों हम वापस श्रृंखला शुरू करेंगे जो मैंने कल आपसे कहा था। साथ ही जिन लोगों ने कल की कहानी सुनने के बाद कमेंट करते हुए अपना नाम और जगह बताया था, अब उन लोगों का नाम लेता हूं। पहला नाम है यूएई शारजाह से सुल्तान। अगला नाम है आगरा से जावेद अली। अगला नाम है मुंबई से समीर भाई। अगला नाम है दिल्ली से मिस्टर मलिक। अगला नाम है पाकिस्तान पेशावर से हया खान। अगला नाम है पंजाब से दीपाली वर्मा। अगला नाम है सोलापुर से साहिल पठान। अगला नाम है चेन्नई से डाया से शादरी। अगला नाम है उत्तर प्रदेश से अफजल अली। अगला नाम है कैथल हरियाणा से सचिन शर्मा पहलवान। अगला नाम है पुरुलिया से आनंद। अगला नाम है दिल्ली करोल बाग से गागन जोहर। अगला नाम है गुजरात अहमदाबाद से मिहिर। अगला नाम है करबी अंगलोंग डिफू से वैसोंग हानजंग। अगला नाम है दिल्ली से कुणाल। अगला नाम है पाकिस्तान से बिलाल खान। अगला नाम है बरनाला से टाइगर खान। अगला नाम है कुवैत से सुहेब। अगला नाम है दिल्ली मोतीबाग से खुशी। अगला नाम है कांगड़ा से करिश्मा डोगरा। अगला नाम है रावलपिंडी पाकिस्तान से शमीम अख्तर। अगला नाम है बोडोलैंड से जोंग वांग। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।